हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर 5 यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एंड इससे आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा एंड चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा मिचेली की बुक का। बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दिस रियली हेल्प्स अ लॉट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने एफिशिएंट ब्रीच मॉडल देखा था एंड उसके अंतर्गत हमने मनी डैमेजेस देखे थे। मतलब एफिशिएंट एक्सपेक्टेशन डैमेज देखा था हमने रिलायंस डैमेज देखा था एंड हमने ज़ीरो डैमेज भी देखा था। फिर हमने एफिशिएंट रिलायंस देखा, उसकी कंडीशन देखी। फिर हमने हेडली वर्सेस बैक्सेंडल रूल देखा। फिर मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस एंड परफॉर्मेंस एक्सक्यूजेस के अंदर में हमने इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस एंड कमर्शियल इम्प्रैक्टिकेबिलिटी देखी थी। एंड यहाँ पे हमने प्रिवेंशन मॉडल एंड इंश्योरेंस मॉडल भी देखा था। तो अब हम चलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि जो मनी डैमेजेस जो किए जाते हैं ना अवार्ड, इन मैनी केसेस वो इनएडिक्वेट कंपनसेशन हो सकता है। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपके लैंड के हो गए या कुछ यूनिक गुड्स के हो गए ना, तो उन केसेस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोर्ट क्या बोलता है, रादर आई शुड से कि कोर्ट बोलता है कि आपको कोर्ट बोलता है विल ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा एज लिखा, जैसा भी एज रिटर्न है, तो इस तरीके से उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। तो जहाँ पे इनएडिक्वेसी आ जाती है ना मनी डैमेजेस की, वहाँ पे कोर्ट्स इम्पोज करते सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप उसको प्लीज़ परफॉर्म करें। तो अब हम इस यूनिट के अंदर में या इस सेक्शन के अंदर में यही ले करेंगे इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओवर मनी डैमेजेस। और एफिशिएंट ब्रीच मॉडल को हम लेकर चलेंगे अपने मद्देनज़र रखते हुए। एफिशिएंट ब्रीच मॉडल क्या होता है? बस सिंपल ही तो था, अगर कॉस्ट ज़्यादा है वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस टू बायर से, तो ये एफिशिएंट ब्रीच की कंडीशन है जो हम फर्स्ट लेक्चर में भी देख कर आए हैं। तो अब यहाँ से हम अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है ना, वो बोलते हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख सकते हो आप इस वाले चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से, या इस चैप्टर से भी आप देख सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स अगर हम डालें इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो पहली चीज़ वो बोलता है कि देखो, जो आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विथ एफिशिएंट ब्रीच मॉडल। मतलब एफिशिएंट ब्रीच मॉडल को ये अग्री ऑन करता है, सी ग्रेटर देन वी दिखेगा। सो लेट्स हैव अ लुक। तो देखो, आपके पास ना, आपको एक पार्सल ऑफ लैंड सेल करना है, सेल कर रहे हो, उसका प्राइस आपने रखा $50,000। वैल्यू बायर 1 की 60,000 थी डॉलर एंड बायर 2 को वैल्यू हो रही थी 65,000। नाउ अगर आप मनी डैमेजेस में करते, मनी डैमेजेस में क्या होता और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कैसे प्ले आउट होगा, लेट्स अंडरस्टैंड बाय स्टेप। तो मनी डैमेजेस में क्या करता, सेलर जो था वो ब्रीच करेगा बायर 1 के साथ कॉन्ट्रैक्ट और सेल कर देगा बायर 2 को, और फिर जितना भी एक्सपेक्टेशन डैमेज होगा वो पे कर देगा बायर 1 को। बिकॉज आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है V2 है वो ग्रेटर देन V1 है, V2 है ग्रेटर देन V1 है। और अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा, हमने ये कंडीशन भी बताई थी कि ये भी एफिशिएंट कंडीशन है, राइट। तो अब देखो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इसका डैमेज क्या होगा, V1 माइनस P, जो उसको एक्सपेक्टेशन डैमेज बायर 1 को देना होगा, दैट वुड बी 60,000 माइनस 50,000, मतलब कि डैमेज उसको पे करना है 10,000 का। अब वो सेल कैसे कर सकता है, बायर 2 को $65,000 के लिए सेल कर सकता है। तो उनमें से 50,000 तो देखो प्राइस के हैं, प्राइस के अभी हमने यहाँ पे लिख रखा था, प्राइस की वैल्यू 50,000 है। उनमें आप इस 65,000 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके देखो, तो 50,000 है ना, वो मेरा प्राइस का वैल्यू है, जो प्राइस रिकवर कर रहे हैं हम। एंड जो 15,000 है वो एक्सेस ओवर पी है, ओवर प्राइस है। एंड आप देख सकते हो कि उस 15,000 में फर्दर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो चलो 10,000 मेरे डैमेज का जा भी रहा है, फिर भी मेरे पास 5,000 सरप्लस नेट गेन बच रहा है। तो ये एफिशिएंट कंडीशन रही। वापस समझते हैं, कोई बात नहीं। सो हमने बोला कि प्राइस उस पार्सल ऑफ लैंड का था 50,000, बायर 1 को उसकी वैल्यू लग रही थी $60,000
एंड बायर 2 को उसकी वैल्यू लग रही थी 65,000। नाउ यू सी कि जब मेरे को पता है कि वैल्यू 2 ग्रेटर देन वैल्यू 1 है, मुझे ज़्यादा सरप्लस मैं डिराइव कर सकती हूँ बाय सेलिंग टू बायर 2। ये लैंड अगर मैं इसको दूँ तो मैं ज़्यादा वैल्यू डिराइव कर सकती हूँ, तो मैं ब्रीच करूँगी। तो ऐसा ही होता है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, सेलर क्या करता है, ब्रीच कर देगा कॉन्ट्रैक्ट विथ बायर 1 एंड स्टेप 2 में क्या कर देगा, वो सेल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट टू बायर 2। लेट्स हैव अ लुक कैसे होगा। नाउ अगर वो ब्रीच करता है, हमको पता है ब्रीच के केस में एक्सपेक्टेशन डैमेज लगेगा क्योंकि ये एफिशिएंट ब्रीच नहीं है। V1 अभी भी ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो ये एफिशिएंट ब्रीच नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन डैमेज पे करेगा सेलर। एक्सपेक्टेशन डैमेज कितना पे करेगा, D इज इक्वल टू V1 माइनस P। V1 मेरा कितना था, $60,000, प्राइस क्या था मेरा $50,000, मतलब डैमेजेस के लिए उसके पास $10,000 उसको B1 को पे करना है। अब देखो, अब वो क्या करता है, सेल करेगा बायर 2 को, सेल करता है, वैल्यू कितनी है $65,000, राइट। अब आप इस 65,000 को ब्रेक डाउन करके देखो, प्राइस कितना है, प्राइस मतलब मैंने अपना 50,000 प्राइस का तो रिकवर कर लिया, बायर 2 को सेल करके 65,000 का प्राइस मैंने करा, पर मैंने सरप्लस जो लिया एक्सेस ओवर प्राइस मेरे को कितना मिला, $15,000। वहाँ पे अगर आप देखते ना, आपको एक्सेस ओवर प्राइस सिर्फ $10,000 मिल रहा था, यहाँ पे आपको एक्सेस ओवर प्राइस $15,000 मिल रहा है। अब उनमें से आप क्या करोगे, 10,000 एज डैमेज पेमेंट दे दोगे बायर्स को एंड अपना 5,000 और रख लोगे अपने पास, 5,000 और रख लोगे। ये आपने सरप्लस गेन निकाल लिया, पूरे प्रोसेस से सरप्लस गेन निकाल लिया, डैमेजेस को अकाउंटिंग करके भी ऐसा ही होता है। तो मनी डैमेजेस इस तरीके से वर्क करते हैं। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या, अब देखो आप देख सकते हो मनी डैमेजेस में पावर डायनेमिक्स किस पे शिफ्ट हो गई है। मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि सेलर पर है, सेलर बोल रहा है ब्रीच करो, बायर 1 के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होती है कि बायर 1 के पास ऑप्शन हो जाती है कि वो क्या ब्रीच के लिए मान गया है या नहीं माना है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो भी मेरा सरप्लस है, ये मनी डैमेजेस के केस में आप देखना कि जो भी मेरा सरप्लस है ना, ये सरप्लस किसको जा रहा है, ये मेरे सेलर को जा रहा है, क्योंकि इसने तो ब्रीच कर दिया और वो बोला ठीक है मैं डैमेज भी दे दूंगा। पर कभी हमने इधर बायर 1 से पूछा कि तुम क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए राज़ी हो, ऑब्वियसली वो तो नहीं होता, पर उसने कर दिया और क्योंकि मनी डैमेजेस थे। पर जहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है ना, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में अगर वो कोर्ट के पास भी जाता है सेलर, तो कोर्ट कर देगा ऑर्डर एस को कि ऑनर कर भाई तू कॉन्ट्रैक्ट विद B1। तो फंस गया, अब ऑनर करना ही पड़ेगा। कोर्ट में अगर ये सेलर कोर्ट में ऐसे जाता सोचकर कि कोर्ट मुझे मनी डैमेजेस लगाएगा, मेरे ऊपर इम्पोज करेगा, तो सेलर के पास सरप्लस गेन आता। पर अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में देखोगे कि जब कोर्ट ने बोला स्पेसिफिकली परफॉर्म करो अपनी ड्यूटी, ऑनर करो कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप देखोगे कि ये जो है ना सरप्लस बायर भी इंजॉय कर सकता है, ये जो 5,000 रुपये का सरप्लस है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से दो अलग अलग रेमेडी सेम है दोनों के अंदर में, दो अलग प्रकार से अगर हम इम्पोज करते हैं तो सरप्लस शिफ्ट हो सकता है दोनों पार्टी के तरफ, किसी एक पार्टी की तरफ, तो अब देखो उसने बोला सेलर को कि ऑन करो। अब देखो B1 के साथ क्या होगा, या तो उसको पता है कि B2 ने ऑफर दे रखा है, या उसको पता है कि B2 ने ऑफर नहीं दे रखा है। सिंपल सी बात है, अगर B1 को पता होगा कि B2 का ऑफ़र है वो भी 65,000 का, तो वो क्या करेगा, यहाँ से लैंड खरीद लेगा, इससे सेलर से लैंड खरीद लेगा B1 एंड B2 को जाके एक्सेस में बेच जाएगा। अगर उसको नहीं पता होगा तो फिर हम देखते हैं क्या, तो
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन का यहाँ पे रोल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, B1 बाय, यस अगर उसको पता है B2 का ऑफर है तो वो क्या करेगा, B1 बाय कर लेगा लैंड फ्रॉम सेलर, मतलब एनफोर्स कराएगा कॉन्ट्रैक्ट, और कोर्ट ने भी बोल दिया कि एनफोर्स करो। ये होने के बाद क्या करेगा, B1 B2 को लैंड सेल करेगा और गेन कितने का होगा, वैल्यू टू B2 एंड वैल्यू टू B1, 5000 का गेन एंजॉय करेगा। तो यही है, इसको वैल्यू पड़ रही थी 60,000 की, तो यस अगर इसको पता है तो ये खुद ही जाके B2 को बेचेगा और खुद ये $5,000 का सरप्लस इंजॉय करेगा। अर्लियर केस में आप देख रहे थे सेलर इंजॉय कर रहा था, पर इस केस में हमारा बायर इंजॉय कर रहा था। अगर उसको नहीं पता है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेगा, अब सेलर ना थोड़ा सा खेलेगा। अब कैसे खेलेगा कि सेलर क्या करेगा, एक अमाउंट ग्रेटर उसको ऑफर करेगा देन द एक्सपेक्टेशन डैमेज, बट लेस देन 15,000। अब इसका हम अंतर समझते हैं थोड़ा। तो देखो, बायर 1 को डज नॉट नो द ऑफर बाय बायर 2, ये आप आराम से समझ लें ताकि आप न्यूमेरिकल भी कर सकें। तो नहीं है तो क्या करेगा, अब देखो सेलर को सरप्लस चाहिए, सेलर को सरप्लस चाहिए। इस सेलर को पता है कि मेरे को एक्सपेक्टेशन डैमेजेस अगर मेरे पे इम्पोज होते तो मैं बायर 1 को ब्रीच पर $10,000 देता एक्सपेक्टेशन डैमेज। पर देखो यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है मेरे पास कि ये स्पेसिफिकली परफॉर्म होगा, आपको ऑनर करना पड़ेगा, कोर्ट का ये है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा देखो अगर मैं ब्रीच करता तो बायर को इतनी वैल्यू थी, और सरप्लस क्या, मतलब सरप्लस इफ सोल्ड टू B2 होता तो उसका $15,000 था, क्योंकि 50,000 तो उसका प्राइस था लैंड का, एंड वैल्यू टू बायर टू 65,000 था। तो ये जो एक्सेस है, एक्सेस ओवर प्राइस है, वो इसको 15,000 मिल रहा है। तो अब सेलर ना बहुत होशियार है, अब वो क्या करेगा, वो B1 को कोई अमाउंट ऑफर करेगा ग्रेटर देन, कोई अमाउंट ऑफर करेगा, कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 10,000, ताकि बायर 1 को लगे अच्छा अगर मैं कोर्ट जाता, ये ब्रीच करता, मुझे एक्सपेक्टेशन डैमेज 10,000 मिलता, मुझे तो उससे ज़्यादा मिल रहा है इस केस में, मैं तो वेल ऑफ हूँ। पर लेस देन 15,000 ऑफर करेगा इसको डॉलर्स। क्यों, क्योंकि भाई 15,000 ही तो मैक्सिमम सरप्लस है जो सेलर अपने लिए ले सकता है बाय सेलिंग टू बायर 2। इससे ऊपर तो सेलर नहीं सेल कर सकता ना। तो अब इसमें कोई भी प्रपोर्शन हो सकता है। लेट से ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5,000। तो यहाँ पे सेलर क्या बोलता है, वो सोचता है कि मैं ना 2,500 एक्सेस जो भी है ना सरप्लस वो बायर को दे दूंगा, मतलब एक तरीके से शेयर कर रहा है वो। तो वो क्या देगा, 12,500 बायर 1 को दे देगा, एंड उसको बोल देगा कि आप मेरे को अब इस कॉन्ट्रैक्ट से खुला कर दो, अब मैं किसी और को ये लैंड बेच दूँ। तो बायर 1 मान जाएगा, एंड वो ये जो लैंड है वो किसको बेच देगा, वो बेच देगा बायर 2 को। कितने सरप्लस उसको मिलेगा, 15,000 का। और एक तरीके से आप मान लो उसको 12,500 रुपीज़ बायर 1 को देने पड़े थे, तो उसको अभी भी एक्सेस 2,500 का सरप्लस सेलर इंजॉय कर पा रहा है। तो आप देख रहे हैं, तो ये सेलर क्या करेगा, ग्रेटर देन 10,000 एक्सपेक्टेशन डैमेज देगा, लेस देन दी सरप्लस। अगर बायर 1 एस देगा तो सेलर बायर 2 को सेल कर देगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो एस ने ऑफर करा 12,500, तो गेन नेट गेन सेलर को क्या बचता है लास्ट में 2,500। ये इसकी मर्जी है, 10,000 ऊपर और 15,000 से बीच में कुछ भी अमाउंट दे सकता है, वो $11,000 भी बोल सकता है, ताकि वो इंड्यूस करा सके बायर 1 को येस के लिए कि अब मैं छोड़ दो, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करो। तो अब हम इसका एक चार्ट देखते हैं। सिंपल सी बात है, मनी डैमेजेस के अंदर में सेलर का रिटर्न क्या आ रहा था, 65,000 माइनस एक्सपेक्टेशन डैमेज
माइनस प्राइस 5000, मतलब सारा का सारा जो मनी डैमेजेस में एक्सेस गेन था बायर को था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में सेलर को अभी मनी डैमेजेस का करते हैं। बायर 1 को रिटर्न क्या मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, हम देख के आ चुके हैं, तो जॉइंट रिटर्न 5000 हुआ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में सेलर को रिटर्न 0 मिल रहा है। मैं स्पेसिफिकली ये केस बोल रही हूँ कि जब बायर 1 बोलता है नो, मतलब बायर 1 को पता है यस अबाउट ऑफर, बायर 1 नोज अबाउट द ऑफर ऑफ बायर 2, तो वो खुद चाहेगा तो वो खुद सेल कर देता है, खुद सेल करेगा बायर 2 को, बायर 1, और खुद नेट गेन रियलाइज कर लेगा। एंड देखो जॉइंट रिटर्न 5000। तो एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से हम इतनी देर से यही बात कर रहे थे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी एफिशिएंट ब्रीच की कंडीशन को फॉलो करता है। दोनों का जॉइंट रिटर्न मनी डैमेजेस में एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में दोनों का जॉइंट रिटर्न सेम है 5000 एंड 5000। बट यहाँ पे क्या कॉम्पोजिशन चेंज हो गया कि किसको मिल रहा है वो शेयर। मनी डैमेजेस में सेलर शेयर एंजॉय कर पा रहा था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बायर एंजॉय कर पा रहा है। तो एफिशिएंट आउटकम अकर्स इन बोथ केसेस, द ओनली डिस्टेंस इज हाउ इट इज अचीव्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। देखो मनी डैमेजेस के अंदर में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या आ सकती है, लिटिगेशन कॉस्ट होगी क्योंकि आप कोर्ट केस लड़ोगे और फिर रीसेल करोगे B2 को। ब्रीच के लिए पहले तो आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट डैमेज अवार्ड करेगा और उसके बाद ही तो बायर 2 को सेल करोगे। तो ये जो लिटिगेशन कॉस्ट रहती है ना, जो ये डैमेज रहता है मेरा, ये हाई रहती है। अब ये हाई क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि देखो जब लिटिगेशन होता है ना तो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि D इज इक्वल टू V माइनस P। मुझे डैमेजेस, मैं अपना जजमेंट दूंगी, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कितना डैमेज अवॉर्ड करना है। अब इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन देखो, प्राइस की इन्फॉर्मेशन मुझे पता है लैंड की 50,000 है, 50,000 है, पर देखो ये जो V है ना, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो गई बायर की। और कहीं से भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पता लगाना कि वो कितना वैल्यू कर रहा है और फिर मैं कितना उसको डैमेज अवॉर्ड करूं, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लिटिगेशन कॉस्ट होती है ना मनी डैमेज में, वो आपकी हाई होती है कॉस्ट, बिकॉज आप ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पता लगाना चाह रहे हो, एक्यूरेटली इसको मेजर करना चाह रहे हो, विच इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। रीसेल टू बायर टू करोगे वो उतना कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया सेल कर दिया हो गया, तो लो कॉस्ट है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग होती है और कोर्ट बोल देता है कि परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे कोई फैक्चुअल इशू नहीं है, आपको कोई वैल्यू की जानकारी नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं, कोर्ट का सिंगुलर डिसीजन रहता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जो कोर्ट प्रोसीडिंग की कॉस्ट होती है लो होती है। अगेन अगर आप सेल करोगे B2 को तो ये कॉस्ट तो लो ही रहेगी। तो आप ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट से पता लगा सकते हो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना, ये कॉस्ट इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहती है। नाउ फिर लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अब सब्जेक्टिव वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये वो बोलते हैं कि इन सम केसेस के अंदर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इवन बेटर ब्रीच डिसीजन, मोर एफिशिएंट ब्रीच डिसीजंस में रिजल्ट कर सकता है। अभी देखते हैं, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव वैल्यू कॉन्सेप्ट। लेट्स हैव, देखो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस C हुई मेरे पास, मार्केट वैल्यू M है एंड वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस V है। जहाँ पर कॉस्ट ग्रेटर दैन मार्केट वैल्यू हुई, ये मेरी इनएफिशिएंट कंडीशन है, या वैल्यू ग्रेटर दैन मार्केट वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरी क्या है इनएफिशिएंट, क्योंकि देखो आपका कॉस्ट ही मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये तो एफिशिएंसी की कंडीशन नहीं है मेरी। तो यहाँ पर आपका जो डैमेज है, अगर D इक्वल टू M अवॉर्ड होता है तो ये अनफेयर हो सकता है, एंड अगर आपका D इक्वल टू V अवॉर्ड होता है तो देखो V अगेन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, इसको डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स करना होगा। तो वे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल हेल्प इफ़ C ट्रूली ओवर V है, देन बार्गेनिंग एंड ब्रीचिंग पार्ट ऑफर अमाउंट बिटवीन V एंड C ग्रेटर दैन V एंड लेस दैन C। ये कुछ भी नहीं है, आप एक बार रीड करना। ये जो अभी हम ऊपर पूरा का पूरा केस पढ़ के आए हैं ना, किस तरीके से वो ग्रेटर दैन 10,000 एक्सपेक्टेशन डैमेज बट लेस दैन दी सरप्लस ओवर प्राइस अवॉर्ड करता है, वही वाली बात है कि आप एक बार अपने
बुक से रीड करना, आपको समझ में आने लग जाएगा। इसका इतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं है जो आता है। एक केस दे रखा है आपके बुक के अंदर में, पीवी हाउस वर्सेस गार्लैंड कोल एंड माइनिंग का, आप वहाँ से पढ़ के इसको थोड़ा बहुत इसके आर्ग्यूमेंट को समझ सकते हैं। पर अब हम लास्ट आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो है वैल्यू ऑफ कंसेंट। तो वही वाली टेबल को हम वापस से रिपीट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, मनी डैमेजेस के अंदर में सेलर को रिटर्न मिल रहा था 5000 एंड B1 को रिटर्न 0 था, जॉइंट रिटर्न 5000 था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में B1 को रिटर्न मिल रहा था 5000। यही वैल्यू ऑफ कंसेंट है कि देखो ना, B1 ने कंसेंट दिया या नहीं दिया, उस पर निर्भर करेगा कि ये मेरी वैल्यू क्या आएगी। तो मनी डैमेजेस के केस में गेनर जो है ना, वो आपका सेलर होता है, जो एक लीगल रॉन्ग है। क्योंकि देखो, गलत तो बायर के साथ हुआ है, बायर ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी कि मेरे को लैंड खरीदना है, और B1 मतलब हमारे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कारण जो गेनर होता है ना, वो बायर रहता है हमारा। तो अगर फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखोगे, एफिशिएंसी तो मेरे को दिख रही है दोनों के अंदर, मनी डैमेज एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर। पर अगर फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से आप इसको समझना चाहोगे, फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखते हो कि फेयरनेस के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में गेनर मेरा बायर निकल कर आता है, तो ये फेयर चीज़ है। तो यही फाइनल आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फेयरनेस इंश्योर करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कंडीशन। अब आपके लिए एक और एग्जांपल है, आपको कभी कभी वैल्यू ऑफ कंसेंट निकालने को कह सकता है, तो अभी हम ये एग्जांपल ट्राई आउट करते हैं। तो ये देखो, हमको कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस दी गई है C 29,000, वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस दी गई है 15,000। तो अब एक बात बताओ, अगेन सेम चीज़, अगर डैमेजेस कोर्ट अवॉर्ड करता तो कैसे अवॉर्ड करता, 50 वैल्यू माइनस, अब इसको इक्विवेलेंट टू प्राइस भी रख सकते हो, कॉस्ट को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो V माइनस P करता, विच वुड हैव बीन, मैंने आई थिंक कॉस्ट बहुत ज़्यादा दे दी, वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस, आई थिंक यहाँ पे ये ना सरप्लस ओवर, जहाँ पे इन लोगों ने ये जो V लिखा है ना, दैट इज़ योर सरप्लस ओवर प्राइस दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है, सरप्लस ओवर प्राइस की वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने। एग्जाम्पल में सरप्लस ओवर प्राइस आपको 15,000 दे रखा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इतनी 29,000 है और सरप्लस ओवर प्राइस 15,000 है, तो मैं 15,000 से एक अमाउंट ज़्यादा पर 29,000 से कम देना चाहूँगी अपने बायर को। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कि ये कितना डिफरेंस है। 29 माइनस 15 हम करते हैं, 15,000, तो 29 के, तो मेरे को मिलता है $14,000। तो अब आप इसका स्प्लिट आप अपने हिसाब से कैसे भी देख सकते हो। मैं मान लेती हूँ कि 50% स्प्लिट करके वो बायर को देता है, तो मतलब $7,000 बायर को देता है। तो बायर को एक तो वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस 15,000 मिला, प्लस एक्सेस क्या मिल रहा है, $7,000। तो ये जो $7,000 है ना, ये उसका वैल्यू ऑफ कंसेंट है, ये उसका हमको देना पड़ा ताकि वो कंसेंट कर दे कि हाँ जी आप फारूक हो, आप कॉन्ट्रैक्ट से अब आप जा सकते हो। तो ये डैमेज जो मेरे को पे हुआ, ये 7,000 मेरा वैल्यू ऑफ कंसेंट बन जाएगा।